सुमन, एक बार स्कूल में सभी लड़कियों को देख, सब कितनी अच्छी साड़ियाँ पहन कर आई हैं। एक तू ही है जो अपनी मम्मी की साड़ी पहन कर आई है। बिल्कुल आंटी जी लग रही है, आंटी जी। बेचारी के पास कपड़े ही नहीं थे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसने स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर फैशन डिजाइनर कॉलेज में अपना एडमिशन तो करवा लिया, पर वहाँ ये अपनी स्टडी पूरी कैसे करेगी इन घटिया कपड़ों में। सारी लड़कियां बेचारी गरीब सुमन का काफी मजाक बनाती हैं, जिसके बाद फेयरवेल पार्टी खत्म होते ही सुमन रोती हुई घर आती है। मैं गरीब जरूर हूँ, पर मैं गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीऊंगी। मैं एक दिन इन सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं गरीब नहीं हूँ। सुमन रोते हुए खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां उसकी गरीब माँ सुमित्रा और पिता अशोक आते हैं और अपने गरीब माता पिता को देखकर मन ही मन सुमन खुद से कहती है, मेरे माँ बाप मेरे लिए जितना कर सकते हैं वो उतना कर रहे हैं। अमीर लोगों का कोई हक नहीं है कि वो मेरा मजाक बनाए या मेरी इंसल्ट करें। अपने माता पिता को देख सुमन खुद को संभालती है और सुमन के पिता उससे कहते हैं, अरे आज तो मेरी बेटी का फेयरवेल था। कैसा रहा स्कूल का फेयरवेल? अब तो बहुत जल्द मेरी बेटी फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में जाएगी, वो भी अपने दम पर। बेटा, अगर तुझे कुछ भी चाहिए हो तो अपने इस गरीब पिता को जरूर बताना। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप पहले आंटी से बात कर लो। मुझे उनसे सिलाई सीखनी है। थोड़ी बहुत तो आती है मुझे, पर मुझे अब परफेक्शन चाहिए। कॉलेज में सिलाई थोड़ी ना सिखाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, मैंने बात कर ली है, तू कल से ही चली जाना। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो अगले ही दिन सरला के पास सिलाई सीखने के लिए घर से निकलती ही है कि तभी सुमित्रा बाहर आती है और अपनी कुछ फटी पुरानी साड़ी अपनी बेटी को देती है। और ये देख उसकी अमीर पड़ोसन कविता जोर जोर से हंसने लगती है। वो देखो, इनकी बेटी फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही है, साथ में सिलाई भी सीख रही है, और सिलाई भी कितने गंदे कपड़ों पर सिलाई सिखा रही है। भगवान न करे कि कभी मुझे ऐसे दिन देखना पड़े। अरे चुप कर बेटा, जब तेरी बारी आएगी तो हम तुझे मॉल से अच्छे कपड़े लाकर देंगे, क्यों जी? और नहीं तो क्या, इकलौती बेटी है हमारी, इतना महंगा कोर्स कर रही है, इसकी पढ़ाई पर हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो क्या हम उसे अच्छे कपड़े लाकर नहीं दे सकते? बेटा, तू इन लोगों की बात पर ज्यादा ध्यान मत दे और सिलाई सीखने के लिए जा। अशोक के बोलने पर सुमन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सिलाई करने के लिए चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन। सुमित्रा, मैं क्या कह रहा था कि सोमवार से हमारी बेटी कॉलेज जाएगी और उसके पास पुरानी ड्रेस है। कॉलेज में लोग उसका मजाक ना बनाए, इसलिए हमें उसके लिए कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। चलिए, मेरे पास 500 रुपए रखे, हम उसी पैसे से बाजार से अपनी बेटी के लिए फिलहाल एक सूट तो ले आते हैं। अब सुमित्रा अपने पति के साथ बाजार जाती है और वहां से अपनी बेटी के लिए 500 रुपए का एक सूट लेती है। तो वहीं विनोद भी अपनी बीवी के साथ शोरूम में जाता है और अपनी बेटी के लिए 1 पीस ड्रेस गिफ्ट पैक करवा लेता है। अब दोनों जब अपने घर आने लगते हैं तो विनोद गरीब अशोक के हाथों में सूट देख हंसने लगता है। क्या अशोक भाई, अपनी बेटी के लिए इतने सालों में पहली बार कपड़ा खरीदा, वो भी बाजार का इतना सस्ता। अरे मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए शोरूम से ड्रेस लेकर आया हूँ, वो भी ब्रांडेड, और मैंने तो इसे पैक भी करवा लिया है। मेरी बेटी जब अपना गिफ्ट खोलकर देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी, पर तुम्हारी बेटी कहीं अपनी ड्रेस देखकर दुखी ना हो जाए। सही कह रहे हैं आप, बेचारी पहले दिन कॉलेज जाएगी और इतना गंदा सूट, सब कितना हंसेंगे उस पर। विनोद की बातें सुनकर अशोक बिना कुछ बोले अंदर जाता है और उस सूट को पेटी में बंद कर देता है। इस सूट को ऐसे ही छुपा के रखना, अगर हमारी बेटी के हाथ लगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी कि उसके गरीब माँ बाप उसके कॉलेज के लिए एक ढंग का कपड़ा भी नहीं दे सकते हैं। अशोक जब कपड़े छुपा के रख रहा होता है तो दरवाजे से आ रही सब कुछ सुमन अपनी आंखों से देख लेती है और जब उसका कॉलेज का पहला दिन होता है तो वो पेटी से वही सूट निकाल कर पहनती है और अपने पिता से कहती है, पापा, आपका दिया सब कुछ मुझे बहुत पसंद है और ये सूट मुझे पहनना है, ना कि उस अमीर कविता को। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुश हूँ और ये सूट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सुमन की ऐसी बातें सुनकर अशोक की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। अब सुमन अपने पिता के आंसू पोंछ कॉलेज जाती है और जब सभी कॉलेज वाले उसकी ड्रेस देखते हैं तो जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगते हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सही कहती थी कविता, तुम गरीब फैशन डिजाइनर का भले ही कोर्स क्यों ना सीख लो, पर अपना ड्रेसिंग सेंस कभी ठीक नहीं कर पाओगी। अरे तुम देख लेना, जब हमारा कॉलेज खत्म होगा तो हम सब एक बड़े फैशन डिजाइनर बनेंगे, पर ये बेचारी टेलर बनकर रह जाएगी। कॉलेज में हर बच्चा बस सुमन का मजाक बनाता है,
पर वो किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती और इसी तरह रोज कॉलेज जाती और फैशन डिजाइनर की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और घर जाकर सिलाई सीखने के लिए भी जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने हाथों से एक अनारकली सूट बनाती है जिसे पहनकर वो कॉलेज जाती है, जो उसने काफी अच्छा सिला था। इसलिए सपना नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है, कोई कुछ भी बोले पर अब तुम पहले से अच्छे कपड़े पहनकर आती हो। खुद सिला है क्या? हाँ, मैंने ये खुद सिला है और अब मैंने कुछ और नए डिजाइन सीखे हैं। मुझे तुम्हारा ये ड्रेस बहुत पसंद आया। तुम फैशन डिजाइनिंग का सही इस्तेमाल कर रही हो, साथ के साथ सिलाई भी सीख रही हो। तुम्हें इंटर्नशिप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें तो डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही सिलाई आती है। तुम्हारे हाथों में तो काफी अच्छी सफाई भी होगी, डिजाइन भी खुद करोगी और सिलोगी भी खुद। इस तरह सपना सुमन की दोस्त बन जाती है। समय यूं ही बीतता है और अब धीरे धीरे सुमन का ड्रेसिंग सेंस चेंज होने लगता है और कॉलेज के बच्चे भी उसके दोस्त बनने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सुमन कॉलेज से घर जा रही होती है तो रास्ते में उसके पिता उसको मिल जाते हैं और सुमन अपने पिता के साथ साइकिल पर बैठ जाती है और ये सब देख कविता कॉलेज के कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उसका मजाक बनाने लगती है। अरे वो देखो गरीब को, भले ही आप कपड़े पहले से बेहतर पहनने लगी हो पर आज भी स्कूल के बच्चों की तरह अपने पिता के साथ साइकिल पर जा रही है। हाँ, मैं जा रही हूँ अपने पिता के साथ साइकिल पर क्योंकि हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं है। पर देख लेना तुम, जैसे मैंने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया, कॉलेज में स्टूडेंट की सोच बदली, वैसे ही एक दिन मैं अपनी हैसियत भी बदल लूंगी और आज जो मुझ पर हंस रहा है कल को वही मुझसे बात करने को तरसेगा। उस दिन जाते हुए सुमन सभी को करारा जवाब देकर जाती है, जिसके बाद सभी का मुंह बंद हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते कॉलेज में फेयरवेल पार्टी के दिन नजदीक आने लगते हैं, जिसकी जानकारी देने के लिए टीचर डिजाइनिंग कर रहे स्टूडेंट से भरी क्लास में अनाउंसमेंट करने आती है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, अगले महीने आपका फेयरवेल है कॉलेज में और इसी दिन प्लेसमेंट वाले भी आएंगे। तो ये आपकी फेयरवेल पार्टी के साथ आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जहां आप सभी अपनी खुद की ड्रेस बनाकर तैयार होकर आ सकते हैं और जिसकी भी ड्रेस ब्रांड्स या डिजाइनर को पसंद आएगी शायद वो आपको हायर कर लें और अपनी कॉलेज में या अपने ऑफिस में इंटर्नशिप दें। मेरे पास 1 महीना है, मैं इस सुमन जितनी अच्छी ड्रेस तो नहीं बना पाती पर मैं इतनी अच्छी ड्रेस बनवा तो सकती हूँ। यह अपॉर्चुनिटी तो मेरे ही हाथ लगेगी। सुमन, मुझे पूरा भरोसा है फेयरवेल ड्रेस सबसे अच्छी तुम्हारी ही होगी। फिक्र मत करो, तुम्हें भी किसी अच्छी कंपनी में ही इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। सुमन इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो घर जाकर बाजार से सस्ते कपड़े और कुछ सामान लेकर आती है और बिना खाना खाकर सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। अरे बेटा, कॉलेज से आई तो सिलाई करने बैठ गई। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तो खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। एक काम कर, तू सिलाई कर पर खाना अपने पिता के हाथ से खा ले। पापा, आप मेरी कितनी फिक्र करते हैं। इस तरह सुमन मशीन पर बैठकर सिलाई कर रही होती है तो वहीं अशोक अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिला रहा होता है। तो वहीं दूसरी ओर अपने पिता से बात करके कविता एक बड़े फैशन डिजाइनर के पास जाती है और वहां अपनी पसंद का ड्रेस सिलवाती है। मुझे एक ऑफ शोल्डर गाउन चाहिए, वो भी ब्लू रंग का और पीछे पूरा बैकलेस होना चाहिए और वो गाउन मुझे 10 दिन के अंदर चाहिए। बन जाएगा मैडम। कविता ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है तो वहीं सुमन खुद अपने लिए एक प्रिंसेस गाउन बनाती है। देखते ही देखते कॉलेज के फेयरवेल का दिन आ जाता है जहां सभी बच्चे अलग अलग ड्रेस पहनकर आते हैं। तो कोई गाउन पहनता है तो कोई लहंगा, तो कोई वहीं कुछ 1 पीस डाले होते हैं। तो वहीं कविता अपना ऑफ शोल्डर गाउन पहनकर कॉलेज जाती है। ओह माय गॉड कविता, तू इतना अच्छा डिजाइन कर सकती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तेरा ये गाउन तो मुझे बहुत पसंद आया। वो लड़की कविता की ड्रेस की तारीफ कर ही रही होती है कि तभी वहां अपनी ड्रेस पहनकर सुमन आती है और सभी की नजरें सुमन पर आकर टिक जाती हैं। सुमन का प्रिंसेस गाउन और उसकी क्राउन उसे बिल्कुल प्रिंसेस बना रहा था और वो प्राउडली वॉक करके आती है, जिसके बाद सुमन पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन जाती है। कुछ देर बाद सभी मैदान में लगी कुर्सियों पर बैठते हैं और तभी वहां पर लगे स्टेज पर बड़े बड़े डिजाइनर आकर बैठकर वो लोग भी सुमन की प्रिंसेस ड्रेस देखकर आपस में बात करते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, बट कुछ की ड्रेस तो डिजाइनर से बनवाई हुई है। वो सब तो ठीक है, पर मुझे उस लड़की का प्रिंसेस गाउन पसंद आ रहा है, सबसे अलग, जिसे पहनकर वो सच में प्रिंसेस लग रही है। बहुत ही यूनिक और नया डिजाइन है। मैं तो अपनी कंपनी में ऐसे ही टैलेंटेड स्टूडेंट को इंटर्नशिप करने का मौका दूंगा। अब कंपनी वाले टीचर से बात करते हैं और टीचर सभी स्टूडेंट को सामने देखने के लिए कहते हैं।
हमने फैसला किया है कि हम इतने स्टूडेंट्स में से किसी को अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका देंगे और वो नाम है मिस सुमन का। ऐसे कैसे आप इस गरीब को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं? मैंने अपनी ड्रेस पर पूरे 50,000 रुपए खर्च किए। जानते भी हैं कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से बनवाई है? हाँ, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तुमने अपनी ये ड्रेस हमारे सबसे काबिल डिजाइनर से बनवाई है, इसीलिए हमने तुम्हारी ड्रेस को ना सेलेक्ट करके सुमन के सुंदर से प्रिंसेस गाउन को सेलेक्ट किया। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ड्रेस अच्छी, एक तुम्हारी और एक सुमन की, पर तुमने ये ड्रेस खुद से नहीं हमारी डिजाइनर से बनवाई है, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करते हैं। और सुमन ने अपनी मेहनत से बनाई है, इसलिए हमने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी है। माना कि दिमाग तुम्हारा है पर काम तो किसी और का है। सुमन, आइए अपना लेटर लेकर जाएं। थैंक यू सर, मेरे पापा बहुत खुश होंगे। मेरी इस मेहनत के पीछे उनका सबसे बड़ा हाथ है। मैं मन लगाकर काम करूंगी। इस तरह सबसे बड़ी कंपनी से सुमन को ऑफर मिलता है और अब वो कॉलेज खत्म होने के बाद एक बड़े फैशन डिजाइनर की कंपनी के लिए काम करती है और धीरे धीरे तरक्की के आसमान को छूने लगती है और अपना सपना पूरा करती है। क्या हुआ सोनाली, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? माँ पापा की याद आ रही होगी ना? तुम फिक्र मत करो, मैं हर महीने तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाया करूंगा। उनकी याद तो आ रही है, लेकिन परेशान इस बात से हूँ कि कहीं कल को ससुराल में मुझसे कोई गलती हो गई तो। तुम बहुत अच्छी बहू बनोगी और देखना, मेरी माँ और बहन तो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे। अपने पति की बात सुनकर सोनाली के चेहरे पर मुस्कान आती है। थोड़ी देर में सब घर पहुंच जाते हैं, जहां सोनाली के साथ सरस्वती और नंद रिमझिम सभी के साथ मिलकर सोनाली का गृह प्रवेश करती है। मानना पड़ेगा सरस्वती बहन, बहू तो तुम चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। मेरी बहू है चांद का टुकड़ा तो होगी ही ना। रिमझिम बेटा, भाभी को कमरे में ले जाओ। भाभी ने तो मेरी दुआ द्वार छिकाई ही नहीं दी। लाइए भाभी, मेरी द्वार छिकाई दीजिए। सोनाली अपने पर्स से रिमझिम को 1,000 रुपए का शगुन का लिफाफा देती है, जिसे देख। ये क्या भाभी, आप मुझे सिर्फ 1,000 रुपए दे रही हैं? जूती चुराई की रस्म में मेरे भैया ने आपकी बहन को 5,000 रुपए दिए थे। मुझे नहीं चाहिए ये 1,000 रुपए। तो रिमझिम, तुम्हें क्या चाहिए? तुम खुद ही बता दो, मैं तो वही तुम्हें दे दूंगी। आपके हाथ में ये जो सोने का कड़ा है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। आप मुझे ये दे दीजिए। ये क्या मांग रही है तू? बहू के हाथ से उसके कंगन उतरवाएगी क्या? मैं तुम्हें कंगन दे देती, लेकिन ये मेरी नानी माँ की आखिरी निशानी है। उन्होंने मरने से पहले मेरी माँ को दिए थे। कुछ और मांग लो, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। फिर रहने दो भाभी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो जिद कर रही हो? सोनाली कंगन नहीं दे सकती, तुम कुछ और मांग लो। तू भी बीवी के आते ही उसकी साइड लेने लग गया। अरे क्या हुआ अगर मेरी बेटी ने कंगन मांग लिया तो? बहू, ये कंगन तेरी ही है, कुछ दिन मेरी बेटी पहन कर वापस दे देगी। अपनी सास की बात सुनकर बेचारी सोनाली अपने कंगन निकाल कर रिमझिम को दे देती है, जिससे रिमझिम तो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन सोनाली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। सोनाली अपने बैग से सामान निकाल कर अपनी अलमारी में सेट कर रही थी कि तभी रिमझिम सोनाली के कमरे में आती है। वाह भाभी, आपके पास डायसन है? वो मुझे काफी समय से डायसन लेना था, तो मेरे भैया ने अपनी 2 से 3 महीने की सैलरी सेव करके मुझे ये डायसन मेरी शादी पर गिफ्ट किया था। मैं भी भैया से कब से जिद कर रही हूँ, वो मेरे बर्थडे पर देंगे मुझे। भाभी, आप ये डायसन मुझे दे दीजिए और जो बर्थडे पर मुझे भैया देंगे वो आप रख लीजिएगा। प्लीज भाभी, प्लीज। मुझे डायसन बहुत पसंद है, मेरी सभी फ्रेंड्स के पास है, सिर्फ मुझे छोड़कर। क्या आप अपनी ननद को इतना नहीं दे सकती? ठीक है रिमझिम, तुम रख लो, लेकिन प्लीज उसे खराब मत करना, ये मेरे भैया का गिफ्ट है। इस तरह रिमझिम अपनी भाभी से डायसन भी ले लेती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज सोनाली को उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी। सोनाली अपनी शादी के सारे गहने पहनकर काफी अच्छे से तैयार होकर अपनी पहली रसोई की रस्म करती है। सोनाली के साथ सरस्वती जैसे ही अपनी बहू के पास गोल्ड की ज्वेलरी देखती है तो, बहू, तेरी माँ ने तो तुझे बहुत सारे सोने के गहने दिए हैं। कितनी सुंदर सुंदर गहने हैं। मुझे अब मेरी रिमझिम के लिए बिल्कुल ऐसे ही गहने बनवाने थे। बहू, तो तू इतनी सुंदर है, अगर तू ये गहने भी नहीं पहनेगी तो भी तेरी खूबसूरती में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जरा मेरी रिमझिम को देख, अगर तू कहे तो मैं तेरी ये वाली ज्वेलरी सारी रिमझिम को उसकी शादी में दे दूंगी और बाद में तेरे लिए नई बनवा दूंगी। आप क्या कर रही हैं? ये सोनाली के गहने हैं, रिमझिम के लिए हम दूसरा बनवा सकते हैं ना? तो क्या हुआ, जो भाभी का है वो ननद का भी है, और ये सारे रिमझिम के पास ही तो रहेंगे। कौन सा वो लेकर कहीं चली जाएगी? अगर सोनाली का मन हुआ तो वो रिमझिम से मांग लेगी। अरे ननद भाभी में तो ये सब चलता रहता है, तुझे नहीं पता इन सब के बारे में? सोनाली काफी ज्यादा भोली किस्म की लड़की थी,
इसलिए वो बेचारी अपने सारे गहने अपनी सास के एक बार कहने पर अपनी सास को दे देती है। धीरे धीरे कर सोनाली की नंद और सास सोनाली की सारी चीजें लेने लगी थी। उसकी महंगी महंगी साड़ियां, सूट, यहाँ तक कि सोनाली बाजार से कोई सैंडल लाती तो वो भी उसकी नंद ले लेती। ये सैंडल कितनी सुंदर लग रही है ना। मैंने जो लास्ट वीक ड्रेस ली थी उस पर बिल्कुल मैच कर रही हैं। भाभी क्या ये सैंडल मैं रख लूं? आप अपने लिए दूसरी ले लेना। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों बहू, सही कहा ना मैंने, जो तेरी भाभी का है वो सब तेरा है। सरस्वती और उसकी बेटी रिमझिम के अंदर काफी ज्यादा लालच भरा हुआ था, जिसके चलते बेचारी सोनाली को बार बार अपनी चीज गंवानी पड़ रही थी। यहाँ तक कि घर के सारे कामों में भी दोनों बहू बेटी में काफी फर्क था। कल रात से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़े से कपड़े रह गए हैं, क्या तुम इन्हें धो दोगे? भाभी मैं तो पहले से ही इतने सारे कपड़ों को ऊपर जाकर सुखा रही हूँ, अब मैं क्या कपड़े भी धोने बैठूं? देखो भाभी, मैंने सारे बर्तन साफ करके स्टैंड में लगा दिए हैं। मैं आपकी कितनी मदद करती हूँ ना। इतनी अच्छी ननद तो आपको चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। अरे किचन मैंने साफ किया, बर्तनों का ढेर मैंने धोए और बस बर्तन स्टैंड में लगाने पर ये कितनी खुश हो रही है। सोनाली बहू, मानना पड़ेगा, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे मेरी रिमझिम जैसी ननद मिली है। देख पूरा दिन काम में तेरा कितना हाथ बंटवाती है, अभी भी तू आराम से बैठी है और खाना यही सबको परोस रही है। बेचारी सोनाली सब जानते हुए भी हमेशा चुप रहती, और ऐसे ही आपको। अरे यार, ये वॉशिंग मशीन फिर खराब हो गई। जब से आई हूँ 2 बार सही हो चुकी है। अब इस खराब वॉशिंग मशीन में और कपड़े नहीं धो सकती मैं। एक काम करती हूँ, स्टोर रूम में मेरी दहेज की वॉशिंग मशीन रखी है, उसे ले आती हूँ। सोनाली स्टोर रूम में वॉशिंग मशीन निकाल कर उसे बाथरूम तक ले जा रही होती है कि तभी सरस्वती सोनाली को देख लेती है। तो इस वॉशिंग मशीन को कहाँ ले जा रही है? ये नई वॉशिंग मशीन मैंने अपनी रिमझिम के लिए रखी है, उसके दहेज में देने के लिए। लेकिन माँ जी, ये दहेज की वॉशिंग मशीन तो मेरी है ना, तो आप भला इस रिमझिम को कैसे दे सकती हैं? बहू, आए हुए तुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं और तू अभी से ही तेरा मेरा करने लग गई। अरे कितनी बार कहा है तुझे कि बहू का हर सामान ननद का ही होता है, और हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। अगर वॉशिंग मशीन खराब हो गई है तो उसे सही भी तो करवा सकते हैं। छोटी मोटी चीजों से शुरुआत अब सोनाली के दहेज पर पहुंच चुकी थी। सोनाली के लाए हुए सारे दहेज पर सरस्वती बुरी तरह से कब्जा करके बैठ गई थी। ये बेड कितना पुराना हो गया है, ऐसा लगता है कि एक तो बार कूदने पर ही टूट जाएगा। फ्रिज का पानी भी गरम गरम सा लगता है। मेरी माँ ने मुझे इतने प्यार से ये सब सामान दिया था कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि अपने ही दहेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। क्या शादी करने के बाद एक लड़के की जिंदगी ऐसी हो जाती है? अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं कभी शादी नहीं करती। कुछ समय गुजरता है और अब रिमझिम के लिए काफी अच्छे घर से रिश्ता आता है। दोनों परिवार जल्दी रिश्ता तय कर देते हैं और अब 2 महीने बाद रिमझिम की शादी होती है। अपनी बहू के सारे दहेज के लाए हुए सामान को सरस्वती शादी से 2 महीने पहले ही अपनी बेटी के ससुराल भेज देती है, जिससे सोनाली को काफी दुख होता है। ऐसे ही उसे दिन गुजर जाते हैं। आज सरस्वती अपने बेटे वैभव के साथ अपनी बेटी के ससुराल जाती है। अपने होने वाले दामाद का शेरवानी का नाप लेने के लिए वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने जो भी सामान रिमझिम के लिए भिजवाया था वो सारा रिमझिम की होने वाली सास उर्मिला पैक करवाकर ट्रक में रखवा रही है। अरे बहन जी, आप इन सभी सामान को कहाँ भिजवा रही हैं? ये तो मैंने अपने रिमझिम का दहेज भिजवाया था ना। हाँ, ये मेरी होने वाली बहू का ही दहेज का सामान है, लेकिन वो क्या है ना, 2 महीने बाद मेरे बेटे की शादी है, लेकिन अगले महीने ही मेरी बेटी की शादी है, इसलिए अभी सारा सामान मैं उसके ससुराल भिजवा रही हूँ। लेकिन ये तो मेरी बेटी का दहेज का सामान है, तो आप इसे अपनी बेटी का दहेज का सामान बनवा कर कैसे भिजवा सकते हैं? क्या आपको पता नहीं, जो चीज बहू की होती है वही ननद की भी होती है। बहू के हर चीज पर ननद का हक है। अपने ही कही हुई बात अपनी बेटी की होने वाली सास के मुंह से सरस्वती को काफी बड़ा झटका लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, देखा माँ, जो आज तक आप सोनाली के साथ करती रही वो आज आपकी खुद की बेटी के साथ हुआ है। हमेशा अपनी सोनाली से हर चीज छीनी है और रिमझिम को दी है, और अब जब रिमझिम इस घर की बहू बनेगी तो उससे भी उसकी सारी चीजें छीन ली जाएंगी और उसकी नंद को दी जाएंगी। आप जैसा किसी और की बेटी के साथ करती हैं वैसा ही आपकी बेटी के साथ भी होता है। सरस्वती को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर आकर सारी बात अपनी बहू को बताकर उससे माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे। बेटी और बहू के बीच में जो मैंने बंटवारा किया उसकी मुझे बहुत बड़ी सजा मिली। जो आज तक मैं तेरे साथ करती रही वही अब मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये चीज तो सालों से चली आ रही है।
हमेशा बहू से छीनकर बेटी को ही सब कुछ दिया जाता है। जब तक हम इस चीज को नहीं रोकेंगे तब तक कोई रोकने वाला नहीं है। सरस्वती के साथ रिमझिम को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगकर उससे ली हुई सारी चीज उसे लौटा देती है। वहीं जब ये सारी बात अब सरस्वती अपनी समधन उर्मिला को भी बताती है तो उसे भी अपनी बेटी के लिए काफी चिंता होती है और अब वो भी अपनी सोच को बदलती है।